खड़ी हुई, अपने आलस का त्याग किए, परमाणु बल सब दौड़ पड़े, जिसका सुंदर अनुराग लिए। नमस्कार, प्रस्तुत हूँ मैं कविता भारतवाणी से महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उनके महाकाव्य कामायनी की अगली यानी कि 23वीं कड़ी के साथ। पिछली बार हमने छोड़ा था मनु को उनके स्वप्नों के क्रीड़ागार में, जहाँ उनके मन और इंद्रियों के बीच ठनी हुई है। कामदेव स्वयं बने हैं संचालक, एक रेफरी का काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि कभी इस पार तो कभी उस पार का सिलसिला तोड़ चुके हैं। जीत चुका है मनु का संकल्प और निर्णय भी लगभग आ चुका है सामने, क्योंकि डटकर खड़े हो गए हैं वो आने वाली चुनौतियों के समक्ष, सब बाधाओं का, सब प्रतिभागियों का सामना करने को तैयार और जीत की इस श्रृंखला में आगे बढ़ने को तैयार, क्योंकि अब रचना है उन्हें एक नया इतिहास। वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई, अपने आलस का त्याग किए, परमाणु बाल सब दौड़ पड़े, जिसका सुंदर अनुराग लिए। कामदेव ने कुछ धीमे से फूंक दिया है मनु के कानों में सृष्टि के सृजन का रहस्य। स्वप्नावस्था में ही सही, लेकिन दे दिया है उन्हें उनकी समस्या का समाधान। अपनी इंद्रियों की चेतना को वो अब तक अपनी हार समझ रहे थे, क्योंकि गुजर चुके थे उस अतीत से जब इंद्रियों के वश में होकर देवताओं ने अपना सर्वस्व खो दिया था। लेकिन मनु अब उन्हीं इंद्रियों को अपना संबल बनाना चाहते हैं और श्रद्धा के साथ नव निर्माण के कार्य में जुट जाना चाहते हैं। एक समय था जब वो अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी इंद्रियों की चेतनता को दूर भगा रहे थे, लेकिन आज फिर एक बार वो देना चाहते हैं उन्हें अपने जीवन में स्थान, लेकिन कुछ संयम से, कुछ संकल्प से। अभी भी अपनी निद्रा की कोख में समाये स्वप्नों की दोहरी चेतना से घिरे हुए मनु सृष्टि के विकास की कथा सुन रहे हैं काम से, कि कैसे दो अणुओं ने, जो परस्पर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी, ले लिया है जिन्होंने काम और रति का स्वरूप और बस गए हैं यथा योग्य सृष्टि की हर संरचना में। वही अनादि शक्तियां उस मिलन से ऊर्जा पा अपनी जड़ता छोड़ अब उद्यत हो गई हैं सृष्टि निर्माण के लिए, और यही प्रेरणा चारों ओर निरंतर फैल गई है। समस्त परमाणु बाल इस तरह बिखर गए हैं जैसे अपनी माँ से प्रेरणा पा बच्चे दौड़ने लगते हैं आंगन में, स्वच्छंद, निश्चिंत, खिलखिलाते, किलकारियां मारते। बस बढ़ता जा रहा था आनंद, दिन दूना, रात चौगुना। वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई, तो यहाँ काम शक्ति की ही बात हो रही है। कार्य शक्ति, कुछ करने की शक्ति, इच्छा शक्ति, कामना शक्ति, उल्लास उत्साह की ऊर्जा, फिर चाहे उसे दो अणुओं का आकर्षण कह लो या परस्पर स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति काम उत्तेजना कह लो, या किसी विशेष भावना अथवा कर्म की ओर उत्साह से अग्रसर होना कह लो, वो भी काम ही है। लेकिन कब उठ खड़ी होती है यह शक्ति? एक अनुकूल समय पर, एक अनुकूल परिस्थिति में, एक इच्छित लक्ष्य के लिए, एक अनुराग और प्रेम के वशीभूत, एक तीव्र उत्कंठा के प्रभाव से जागृत होती है यह। और मनु के लिए यही है वो सही समय, सही परिस्थिति भी है, लक्ष्य भी है उनके सामने, और उठ भी रही है उनके मन में एक तीव्र उत्कंठा, एक अनुराग, एक प्रेम का प्रवाह श्रद्धा के प्रति, और साथ साथ एक संकल्प भी कि अब और नहीं सोचना है, बस चल देना है, श्रद्धा को साथ ले
बंध के एक प्रणय सूत्र में उन्हें अपनी जीवन संगिनी बना एक नवीन सृजन की ओर। कुमकुम का चूर्ण उड़ाते से, मिलने को गले ललकते से, अंतरिक्ष में मधु उत्सव के विद्युत कण मिले झलकते से। कुमकुम का चूर्ण उड़ाते से, मिलने को गले ललकते से, अंतरिक्ष में मधु उत्सव के विद्युत कण मिले झलकते से। तो प्रकृति जब इस तीव्र भाव को व्यक्त करती है तो मानो सारा वातावरण रंगमय रसमय हो जाता है। मानो प्रकृति केसर रोली कुमकुम की होली खेल रही हो। एक एक अणु मानो एक दूसरे से गले मिलने को आतुर हो, एक दूसरे के रंगों में सराबोर होने को आतुर हो, मचलता हुआ थिरकता हुआ अपनी आकर्षण शक्ति से बाध्य एक दूसरे से एकात्म को तैयार। बिल्कुल वैसे ही जैसे होली के उत्सव पर लोग रंग बिरंगे गुलाल बिखेरते परस्पर गले मिलते हैं। पिचकारियों की बौछार से रंगों में कुछ ऐसे सराबोर हो जाते हैं एक जैसे सब कि फर्क करना कठिन हो जाए। और इसका प्रभाव अंतरिक्ष तक अनुभव किया जा सकता है, विद्युत कणों के रूप में जो आपस में टकराते हैं और अपने उस एकात्म से, उस संसर्ग से जन्म देते हैं प्रकाश को। वो चमकती विद्युन्माला, वो सौदामिनी अनायास ही बिखर जाती है अंतरिक्ष में अपने आगमन की एक गूंज के साथ, एक ऐलान के साथ। कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि का हर कण, हर जर्रा पाकर अपना पूरक कुछ नया रच देता है और उसका बड़े जोर शोर से, रंगों से, रसों से, गंध से, फूलों से, गाजे बाजे से ऐलान भी कर देता है। वह आकर्षण, वह मिलन हुआ प्रारंभ माधुरी छाया में, जिसको कहते सब सृष्टि बनी मत वाली अपनी माया में। वह आकर्षण, वह मिलन हुआ प्रारंभ माधुरी छाया में, जिसको कहते सब सृष्टि बनी मतवाली अपनी माया में। तो काम आगे बढ़ाते हुए अपनी कहानी कहते हैं कि वह मूल शक्ति जब उठ खड़ी हुई तो कोई अछूता नहीं रहा उससे। उसी की छत्र छाया में होता रहा अणुओं और परमाणुओं का मिलाप और उसी मिलन के कारण बन गई मतवाली मोहिनी प्रकृति। और अब यही उदाहरण दे के कह रहे हैं मनु से कि प्रलय काल से उभर चुके हो तुम, अंधकार को भी हर लिया है उषा के सुनहले तीरों ने, चिंता मिट चुकी है अस्तित्व बचाने की, आशा जाग चुकी है कुछ कर गुजरने की, मौन समाप्त हो गया है, नीरवता का स्थान शब्दों ने ले लिया है, श्रद्धा के मधुर स्वर बिखेर रहे हैं वातावरण में सुरों का जादू, संगीत की लहरी, जिन्होंने तुम्हारे भीतर प्रेम को प्रकट करने का कार्य भी आरंभ कर दिया है। अब देर किस बात की है। प्रत्येक नाश विश्लेषण भी संश्लिष्ट हुए बन सृष्टि रही, ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था, मादक मरंद की वृष्टि रही। प्रत्येक नाश विश्लेषण भी संश्लिष्ट हुए बन सृष्टि रही, ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था, मादक मरंद की वृष्टि रही। तो काम की कथा आगे बढ़ चली है। कहते हैं कि प्रकृति पुनः एक बार सुनियोजित होने चल दी। नष्ट विनष्ट हुए देव संस्कृति के अवशेष, प्रकृति के अनंत विघटित तत्व जो कणों के रूप में इधर उधर दूर दूर तक बिखर गए थे, सबने एक दूसरे को यानी अपने अपने पूरक को खोज लिया
और बढ़ चले उनकी ओर। फिर से एकत्र होने लगे और धीरे धीरे सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। ऋतुओं के राजा वसंत ने मानो उपयुक्त समय देखा और चल दी फूलों की सवारी प्रकृति को सजाने। और भ्रमरों की टोली भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। चारों ओर मस्त कर देने वाली मकरंद की वर्षा होने लगी और उन सबको एकत्रित देखकर वहाँ ऐसा जान पड़ता था मानो ऋतुराज वसंत के घर फूलों का उत्सव मनाया जा रहा हो। जीवन की चाह से फूले हुए मकरंद पोलन्स आतुर हो इधर उधर खोजने लगे अपनी कर्म भूमि, वो कोख जिसमें पनप सके एक नई पौध। भुजलता पड़ी सरिताओं के शैलों के गले सनाथ हुए, जल निधि का अंचल व्यजन बना धरणी का, दो दो साथ हुए। भुजलता पड़ी सरिताओं के शैलों के गले सनाथ हुए, जल निधि का अंचल व्यजन बना धरणी का, दो दो साथ हुए। मनु का स्वप्न मानो चलचित्रपट बन गया है। काम जो जो दृश्य दिखा रहे हैं वही मनु देख रहे हैं। कहीं से कोई स्वर लहरी उनकी अपनी दोहरी चेतना के साथ साथ विश्लेषण कर रही है उस स्वप्न का भी, और बता रही है उन्हें कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें भी इसी सृष्टि विकास प्रक्रिया का अनुसरण करना है। सीख लो, समझ लो, एक ही स्वप्न बार बार नहीं आता। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। दृश्य बदल गए हैं। दिखा रहे हैं कामदेव मनु को सृष्टि विकास की प्रक्रिया। कहते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक वस्तुओं के जोड़े बने। पहाड़ों पर बहने वाली नदियां ऐसे लगती थी मानो उन्होंने अपनी लता समान पतली भुजाओं को पर्वत रूपी प्रियतम के गले में डाल दिया। चाहे किसी का भी कंठ क्यों न हो, हार बिना सुशोभित नहीं होता। तो पहाड़ों के गले अब खाली न थे, सनाथ हो गए थे वो। किसी कंठहार ने, किसी की गल बहियों ने उन्हें अपना बना लिया था। उनसे लिपट उन्हें अपना नाथ, अपना स्वामी मान लिया था। और समुद्र भी अपनी प्रियतमा तप्त पृथ्वी को प्रसन्न करने के लिए अपनी लहरों से पंखा झल रहे थे मानो। व्यजन, व्यजन यानी पंखा, पुराने ज़माने का सीलिंग फैन, जो एक बड़े कपड़े को एक खांचे में तान के बनाया जाता था और ऊपर छत से उसे लटका दिया जाता था। फिर एक डोरी की मदद से उसे एक ओर से दूसरी ओर झला जाता था, जिससे हवा चलायमान हो जाती थी। जिनका गांव से ताल्लुक़ है उन्होंने शायद अपने गांव में देखा हो, मैंने तो देखा है। तो बस यही कुछ कार्य हो रहा था सागर की लहरों तरंगों द्वारा, जो व्यजन की तरह आती थी जाती थी और तपती पृथ्वी को शीतल कर जाती थी हर बार। बस इसी तरह दो दो पूरक साथ होते गए, जैसे पर्वत और नदियाँ, जैसे पृथ्वी और समुद्र। और बस यूं ही सृष्टि बढ़ चली अपने विकास की ओर। कोरक अंकुर सा जन्म रहा, हम दोनों साथी झूल चले, उस नवल सर्ग के कानन में मृदु मलया नील से फूल चले। कोरक अंकुर सा जन्म रहा, हम दोनों साथी झूल चले, उस नवल सर्ग के कानन में मृदु मलया नील से फूल चले। तो काम कथा अभी चल रही है, चल दी है और आगे। तो कहते हैं मनु से कि मैं और रति भी जन्मे अंकुर और कली के रूप में, झूलते हुए झूमते हुए प्रसन्नता में मग्न रहा करते थे हम उस नवीन सृष्टि रूपी उपवन में, अपनी मस्ती में चूर। मलया नील के संग संग, यानी मलय पवन के झोंकों में मदमस्त हो फलने फूलने लगे हम भी। चंदन की सुगंध से भरी हवा किसे भला दीवाना नहीं बना देती।
सो हम भी एक दूसरे के साथ पवन झकोरों के झूले झूलते अपने विकास के चरम पर चढ़ने लगे। आनंद को दुगना चौगुना बनाने के आयाम खोजने लगे और उन्हें क्रियान्वित करने लगे। सृष्टि मानो चमत्कारों का भंडार बन गई। पग पग पर कुछ नया जन्म लेता दिखाई देने लगा। हम भूख प्यास से जाग उठे, आकांक्षा तृप्ति समन्वय में, रति काम बने उस रचना में, जो रही नित्य यौवन वय में। हम भूख प्यास से जाग उठे, आकांक्षा तृप्ति समन्वय में, रति काम बने उस रचना में, जो रही नित्य यौवन वय में। काम और रति की भी विकास यात्रा चल रही थी। कभी केवल भावात्मक सौंदर्य था तो कभी भौतिक अभिव्यक्ति रूपी सौंदर्य खेल उठता था। यहाँ पर काम अपने और रति के स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि जब सृष्टि का विकास हुआ तो हम भूख और प्यास की भांति चेतन प्राणियों के मन में जगने लगे। मैं आकांक्षा उत्पन्न करता और रति तृप्ति का काम करती थी। इस प्रकार हम दोनों का समन्वय रूप सर्वत्र विद्यमान रहता था। इस प्रकार देवताओं की उस सृष्टि में हम रति और काम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ एक इशारा काम का यौवन वय की ओर भी है, जो काम प्रवृत्ति की जागृति का सही समय माना जाता है। तो कहते हैं कि हम उस प्रकृति की हर उस रचना में बस गए जो नित्य यौवन वय अवस्था में थी, अलाइव, लिविंग, जहाँ जीवन के सभी लक्षण व्याप्त थे। जब प्रकृति का चक्र, जीवन चक्र निरंतर बाल यौवन जरा के साथ चक्रण करता रहता था। सुरबालाओं की सखी रही, उनकी हृतंत्री की लय थी रति, उनके मन को सुलझाती वह राग भरी थी, मधुमय थी। सुरबालाओं की सखी रही, उनकी हृतंत्री की लय थी रति, उनके मन को सुलझाती वह राग भरी थी, मधुमय थी। अब काम मनु को बताते हैं आगे कि कैसे रति ने उनके कार्य को सरल किया। सुर बालाओं की सखी बनकर उन्होंने उनके भीतर कैसे जगाई प्रेम पिपासा। तंत्री अर्थात वीणा, हृतंत्री अर्थात हृदय की वीणा। तो देव कन्याएं भी वीणा की उस मधुर ध्वनि के समान उनकी हृदय वीणा के साथ सुर से सुर मिलाती थी, अर्थात हमेशा उनके अनुकूल आचरण करती थी, क्योंकि रति स्वयं प्रेम मार्ग से परिचित थी। वो स्वयं माधुर्यमयी थी, प्रेम से भरी हुई थी। इसीलिए वह देव बालाओं की सभी प्रेम संबंधी उलझनों को भी सुलझा दिया करती थी। उनके हृदय में आने वाली भावनाओं को हवा देना और उनके भीतर प्रेम की लौ लगाना, काम की आकांक्षा जगाना कठिन न था रति रूपी अनादि वासना के लिए। मैं तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनको, आनंद समन्वय होता था, हम ले चलते पथ पर उनको। मैं तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनको, आनंद समन्वय होता था, हम ले चलते पथ पर उनको। बताते हुए आगे कि कैसे हम दोनों का समन्वय साकार हुआ सृष्टि सृजन के रूप में। काम कहते हैं कि मैं देव कन्याओं और देव पुरुषों में आकांक्षा उत्पन्न करता था और रति उन्हें दिखाती थी उनकी उन इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग। मैं प्यास जगाता था और वो प्यास बुझाना सिखाती थी।
हम भी तो एक दूसरे के पूरक ही थे। एक दूसरे के इशारे मात्र को पहले से ही ताड़ कर, समझ बूझ कर जुटा देते थे उसका साधन और समाधान। बस इसी प्रकार हम दोनों उनको आनंद मग्न करते हुए विलासिता के मार्ग पर बढ़ाते ले जा रहे थे। वे अमर रहे न विनोद रहा, चेतना रही अनंग हुआ, हूँ भटक रहा अस्तित्व लिए, संचित का सरल प्रसंग हुआ। वे अमर रहे न विनोद रहा, चेतना रही अनंग हुआ, हूँ भटक रहा अस्तित्व लिए, संचित का सरल प्रसंग हुआ। देखा जाए तो काम और रति की यात्रा तो सृष्टि की यात्रा से भी लंबी है। वास्तव में वह नित्य है, निर्बाध है, क्योंकि ये दोनों तो भावात्मक है। अब देखिए, सृष्टि आरंभ भी नहीं हुई है, लेकिन बनकर स्वप्न मनु के मन मस्तिष्क पर दस्तक दे रहे हैं काम। और रति के भीतर वास है वासना का, एक लेटेंट एनर्जी, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सुषुप्त ऊर्जा दोनों के भीतर। लेकिन पाकर एक दूसरे का इशारा जाग उठते हैं दोनों। निद्रा में होते हुए भी बढ़ाते हैं आगे अपनी कथा, सुनाते हुए अपनी व्यथा। कहते हैं कि न सुर रहे न सुर बालाएं, न देव रहे न देव कन्याएं, न गंधर्व न अप्सराएं। नष्ट हो गई समग्र जाति, समाप्त हो गया उनका भोग विलास, बह गई सब संरचना प्रलय में। अब केवल अवशेष हैं उनके भी और हमारे भी। बिछड़ गए हैं मैं और रति भी। अस्तित्व है किंतु छूट गया है एक दूसरे का संग। हमारे मन बहलाने के साधन अब नहीं, अर्थात अब वो शरीर नहीं, वो भौतिक कृतियां नहीं जिनके माध्यम से होता था हमारा मिलन। मैं अनंग हो गया हूँ, अंगहीन भटकता फिर रहा हूँ इस नीरवता में। अब तुम मिले तो प्रतीत हो रहा है कि मेरा शीघ्र ही रति से मिलन भी होगा। मेरे पास केवल चेतना है। भाग्य से आज फिर इस चेतना को अभिव्यक्ति का, अपने अस्तित्व को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिल पाएगा। उधर श्रद्धा के भीतर भी वासना प्रबल हो रही होगी अवश्य, क्योंकि रति का इशारा मिल गया है मुझे। और तुम्हारी तरह श्रद्धा को भी अपने स्वप्नों में आभास हो गया होगा तुम्हारी मनस्थिति का, तुम्हारी आकांक्षा का, इच्छाओं का। और रति अपना वही पुराना कार्य कर रही होंगी, समझा रही होंगी उन्हें उसका निराकरण, उनकी तृप्ति का उपाय। कल्पना में ही सही, मिलन की प्रक्रिया तो आरंभ हो ही चुकी है, हमारी भी और तुम्हारी भी। केवल वास्तविकता के धरातल पर उतर अब साकार करना है उसे। यह नीड़ मनोहर कृतियों का, यह विश्वकर्म रंग स्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। यह नीड़ मनोहर कृतियों का, यह विश्वकर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। तो काम अब सीधे सीधे मनु से मुखातिब है। अपनी कथा कह ली है उन्होंने, दोनों ओर का पक्ष प्रस्तुत भी कर दिया है। अब समय है मनु को जगाने का। कहते हैं उनसे, उन्हें सांसारिक कार्यों को करने की प्रेरणा देते हुए कि ये संसार तो कर्म भूमि है, तुम्हारी रंग भूमि है, एक सुंदर नीड़ यानी घोंसले के समान है, जिसमें भांति भांति के पक्षी रहते हैं और वो निरंतर सुंदर कार्यों में लगते हैं। बारी बारी ये प्राणी यहाँ आकर अपना कार्य करते हैं। जिसमें जितनी शक्ति होती है उतनी देर ही वह टिक पाता है। यहाँ पर ये पंक्तियाँ डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की ओर भी हमारा ध्यान ले जा रही हैं। कहते हैं काम की है परंपरा लग रही यहाँ,
तो स्पीशीज आफ्टर स्पीशीज, जातियाँ प्रजातियाँ पनप रही हैं एक के बाद एक, अपनी अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं, ले जा रही हैं जहाँ तक वो जा पाते हैं। एक क्रमगत विकास हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन साथ साथ एक होड़ भी लगी हुई है सर्वाइवल की, उत्तर जीविता की, अपना अस्तित्व बचाए रखने की। और यहाँ पर वही ठहरेगा, वही पनपेगा जिसमें बल होगा, उस होड़ में विजयी होने का जिसमें सामर्थ्य होगा। तो पहले थी अडैप्टेशन की बात, और अब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत, जो इंगित कर रहा है कि तुम्हें अपनी वंश परंपरा को आगे ले जाना है। मनु से कहा जा रहा है कि केवल कल्पना के संसार में, केवल स्वप्न में ही समाप्त मत हो जाना, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं, तुम्हें अपना एक वंश स्थापित करना है। मनु से इसे मानव सृष्टि तक ले जाना है। अब समय तुम्हारा है, परीक्षा तुम्हारी है, उस दायित्व को निभाने का क्षण है जो परम शक्ति ने सौंपा है तुम्हें, जिसके लिए एकमात्र तुम्हें चुना है उसने। तैयार है रंगमंच तुम्हारा, सहायक पात्र सब सजे संवरे इंतजार में हैं कि कब उठेगा पर्दा और कब होगा सूत्रधार का पदार्पण। और तुम ही तो हो वो सूत्रधार, उठो, पर्दा उठने को है। अपनी भूमिका को भली भांति समझ चुके हो तुम, संवाद सब कंठस्थ है, तपस्वी का बाना भी बदल लिया है तुमने। बस एक इशारा और ये रंग भूमि बन जाएगी तुम्हारी कर्म भूमि। उठो और बढ़ाओ अपनी वंश परंपरा को आगे। समाप्त होने दो श्रद्धा की आस, आरंभ होने दो रति का रास। लेकिन आज फिर मनु को यहीं उनके स्वप्न में काम की इसी प्रेरणा के साथ छोड़ते हैं, यहीं रंगभूमि में एक सूत्रधार के अवतार में। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ अगले रविवार, प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन चलने से पहले सदा की भांति दोहरा लेते पढ़े हुए सभी पद। वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई, अपने आलस का त्याग किए, परमाणु बल सब दौड़ पड़े, जिसका सुंदर अनुराग लिए। कुमकुम का चूर्ण उड़ाते से, मिलने को गले ललकते से, अंतरिक्ष में मधु उत्सव के विद्युत कण मिले झलकते से। वह आकर्षण, वह मिलन हुआ, प्रारंभ माधुरी छाया में, जिसको कहते सब सृष्टि बनी, मतवाली उस माया में। प्रत्येक नाश विश्लेषण भी संश्लिष्ट हुए, बन सृष्टि रही, ऋतुपति के घर कुसुमोत्सव था, मादक मरंद की वृष्टि रही। भुजलता पड़ी सरताओं की, शैलों के गले सनाथ हुए, जल निधि का अंचल व्यजन बना, धरणी के दो दो साथ हुए। कोरक अंकुर सा जन्म रहा, हम दोनों साथी झूल चले, उस नवल सर्ग के कानन में, मृदु मलयानिल के फूल चले। हम भूख प्यास से जाग उठे, आकृति समन्वय में, रति काम बने उस रचना में, जो रही नित्य यौवन वय में। सुरबालाओं की सखी रही, उनकी हतंत्री की लय थी रति,
उनके मन को सुलझाती वह राग भरी थी, मधुमय थी। मैं तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखाती थी उनको। आनंद समन्वय होता था, हम ले चलते पथ पर उनको। वे अमर रहे न विनोद रहा, चेतना रही अनंग हुआ। मैं भटक रहा अस्तित्व लिए, संचित का सरल प्रसंग हुआ। यह नीड़ मनोहर कृतियों का, यह नीड़ मनोहर कृतियों का, यह विश्वकर्म रंग स्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। जय शंकर, जय भारत।